हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 12 जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित होगा। और ये हम लोग ढे आईएएस की टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जो आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के साथ साथ आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए भी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जीएस का पेपर लगभग सेम होता है। दोनों में बहुत ही कम स्तर पे अंतर होता है। तो ऐसा नहीं है कि आरओ वाले बच्चे इसको ना देखें या पीसीएस वाले ही केवल देखें। मेरी सलाह रहेगी कि दोनों लोग देखें इसको। आरओ के पेपर की तैयारी करो तो वो भी देखिए, और यूपी पीसीएस वाले तो देखेंगे ही देखेंगे। बाकी यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने के बाद मैं आरओ की भी टेस्ट सीरीज कंप्लीट करा दूंगा। मैंने बताया भी था आपको कि लगभग 30 to 35 हम टेस्ट पेपर कंप्लीट करेंगे, और उसी कड़ी में आज हम 12 नंबर का टेस्ट पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। और टेस्ट पेपर को कैसे आपको एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवीजन करना है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक वीडियो के नीचे दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां पे उसे चेकआउट कर सकते हो और वहां पे उन चीजों को सीख सकते हो। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहीं पर इन सभी की पीडीएफ आपको मिल जाती है टेस्ट पेपर कंप्लीट होने के बाद। और साथ ही चैनल पे पहली बार हो तो क्या करना है, प्यार से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना दोस्तों के साथ। चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, लेकिन क्लास हमारी हिंदी मीडियम में रहेगी। पहला ही पेपर दे रहे हैं, मतलब पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा टिप या बोनस पॉइंट रहेगी कि जब भी आप इस क्लास को सुने, अपने मोबाइल में देखें, तो कोशिश करिए कि आपके सामने वर्ल्ड मैप होना चाहिए। या फिर एटलस लेकर बैठो, या फिर वर्ल्ड मैप लेकर बैठो, या वर्ल्ड मैप आपने जहां भी लाइब्रेरी में, वॉल पे, जहां भी चिपकाया हो स्टडी रूम में, वहां पर इस क्लास को देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। क्योंकि मैं जगह जगह पे आपको वर्ल्ड मैप की लोकेशन बताते चलूंगा, जिससे आप उसे कनेक्ट कर पाओगे और अच्छे से सीख पाओगे। तो पहला ही प्रश्न आपका जनजाति और उनके क्षेत्रों से संबंधित है। जैसे युमा जनजाति की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा मैक्सिको का है, नॉर्थ अमेरिका के नीचे, मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यूएसए के नीचे देखने को मिलेगा। शान की बात करेंगे तो शान आपको थाईलैंड में देखने को मिलेगा। इनका की बात करेंगे तो इनका आपको पेरू में देखने को मिलेगा। पेरू क्या है, चिली के ऊपर साउथ अमेरिका का एक देश है जो पश्चिमी तट पर है, किसके, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन में है। कंबा की बात करेंगे तो कंबा आपका केन्या में हो गया। और केन्या किधर आएगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आएगा, जो कि एक लैंडलॉक कंट्री होगी क्या, नहीं, ये समुद्र से घिरी हुई मतलब समुद्र से बाउंड्री शेयर करती है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको पता रहने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, जो बता दिया मैंने। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, देख लेते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त को उनकी तटरेखा की लंबाई के घटते क्रम में मतलब क्या हो गया, सबसे अधिक इनमें दिए गए 4 ऑप्शन में से अगर हम कनाडा की बात करते हैं तो 2,43,042 किलोमीटर इसकी क्या होगी, तटरेखा हो गई। अगर हम रसिया की बात करते हैं तो 37,653 किलोमीटर इसकी तटरेखा हो गई। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो 54,720 किलोमीटर्स हो गई। और नॉर्वे की बात करते हैं तो 1,00,00915 किलोमीटर इसकी तटरेखा हो गई। तो इस आधार पे सबसे बड़ी तटरेखा पहले कनाडा की होगी, फिर नॉर्वे की होगी, फिर इंडोनेशिया और फिर रूस आएगा। तो इस आधार पे 4, 1, 2, 3 ये इसका सही आंसर होगा। अब कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर आप कुछ गलत बता रहे हो, क्योंकि रसिया की जो कोस्टल लाइन है वो तो बहुत बड़ी देखने को मिलती है। तो आप इसे गूगल पर भी चेक कर सकते हो, जो इसकी कोस्टल लाइन है, ध्यान समझना, कोस्टल लाइन वो आपको इतनी ही देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न को देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, तो सबसे पहले आपको इसकी विशेषता के बारे में पता होना चाहिए। उष्ण कटिबंधीय है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा दोस्तों, वो मिलेगा लगभग 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर देखने को मिलेगा। वर्षा कितनी होगी, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी यहाँ पर। तो इसका विस्तार केवल अमेजन बेसिन और कांगो बेसिन तक है क्या, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसका जो विस्तार है, अमेजन बेसिन तो आता ही आता है साउथ अमेरिका में, कांगो बेसिन भी आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, लेकिन उसके साथ एशियाई कॉन्टिनेंट में आपको इंडोनेशिया भी देखने को मिलता है। जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसमें आपको इंडोनेशिया भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ अफ्रीका में न्यू गिनी का क्षेत्र भी आता है। तो ये 2 चीजें और आएंगी, यानी 2 क्षेत्र और आएंगे। केवल लगा देने का मतलब हो गया कि ये स्टेटमेंट पहले ही 99% गलत होने के चांस हो चुके थे, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इस जो सदाबहार वर्षा वन होते हैं इसमें रोजवुड, महोगनी, आबनुस जैसे कठोर वृक्ष मिलते हैं, यानी कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष मिलते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। और यही सारी चीजें मैंने आपको एनवायरनमेंट में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जो तपस्या नोट्स के अंतर्गत मैं लेक्चर करा रहा हूँ प्री प्लस मेंस वाले, उनमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में ये बहुत हेल्पफुल करती है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट ही केवल सही हुआ, अर्थात ए ऑप्शन सही हो गया।
अगला प्रश्न है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे कुछ स्थानीय पवनें हैं और उनको सही सुमेलित करना है। अगर हम गिबिली की बात करेंगे तो गिबिली आपके दोस्तों लीबिया में बहती है। कहाँ पे? लीबिया। और लीबिया कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। कहाँ पे? जो आप देखोगे अल्जीरिया के बगल में, यानी भूमध्य सागर के तट पर ये देखने को मिलता है लीबिया। बाइच की बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड में बहती है और यही एक ऑप्शन सही हो जाएगा। सामल की बात करेंगे तो सामल दोस्तों इराक में बहती है। हबूब की बात करेंगे तो हबूब एक सूडान में बहती है। कहाँ पे बहती है? सूडान में। तो ये स्टेटमेंट गलत है, केवल बी वाला सही है। अगला प्रश्न है, रेशम की तरह सफेद मेघ काफी ऊंचाई लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। सामान्यतः चक्रवातों के आगमन के पूर्व आकाश में उभर जाते हैं। जब ऐसा लगता है कि ये बादल हमें देखने को मिलते हैं कि क्षोभ मंडल में बहुत ऊंचाई पे जाके जो मेघ है वो सफेद रंग के रेशम की तरह दिखने लगते हैं, तो हमें ये संकेत मिलता है कि हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे 72 घंटे में चक्रवात के आने की संभावना हो सकती है। और इसी आधार पर मौसम विभाग अलर्ट जारी कर देता है। तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार के बादल कहलाते हैं? तो इनको हम पक्षाप बादल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पक्षाप बादल कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल की खाड़ी का औसत सागरीय सतह तापमान अरब सागर की अपेक्षा अधिक है, अतः चक्रवातों की उत्पत्ति अधिक होती है। बिल्कुल सही बात है। आपने भारतीय तटरेखा को देखा होगा, भारतीय मानसून को पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि अक्सर बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इनकी तटीय रेखाओं को, कोस्टल लाइन को और आंतरिक क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वर्ष में सबसे अधिक चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो सामान्यतः औसतन तापमान होता है समुद्र का, वो कहीं ना कहीं अरब सागर से ज़्यादा होता होगा। और इसके बारे में मैंने आपको जब चक्रवात पढ़ाया था वर्ल्ड ज्योग्राफी की तपस्या नोट्स में, मैंने कहा था चक्रवात आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चेंज होती है कि समुद्र का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए। और बंगाल की खाड़ी का जो औसत तापमान होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चक्रवात आने की संभावना यहाँ पे सही है, पहला सही है। समुद्री सतह का तापमान और आर्द्रता चक्रवातों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं, बिल्कुल। और इसी आर्द्रता से जो गुप्त ऊष्मा प्राप्त होती है, संवेदनशील ऊष्मा, इसी की वजह से चक्रवात जिंदा रहते हैं। और जैसे ये ऊष्मा का संपर्क टूट जाता है तो चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, वायुमंडल की परतों को उनके ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में लगाइए। तो मान लेते हैं कि अगर ये आपकी अर्थ है तो सबसे इस पे देखने को मिलेगी लगभग 18 किलोमीटर के आसपास तक। कौन सी मिलेगी देखने को? 18 किलोमीटर के आसपास तक आपको क्षोभ मंडल देखने को मिलेगी। क्षोभ मंडल को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो खैर इसका कोई भी आंसर नहीं होगा, डी हो जाएगा। क्षोभ मंडल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। चलो इधर साइड में लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं ट्रोपोस्फीयर। इसके ऊपर अगर आप जाओगे लगभग 35 से 50 किलोमीटर के आसपास तो आपको स्ट्रेटोस्फीयर देखने को मिलेगा, जिसे हम समताप मंडल कहते हैं। और उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको मीजोस्फीयर देखने को मिलेगा, जिसे हम मध्य मंडल कहते हैं। और इसके और ऊपर जाएंगे आप लगभग 80 किलोमीटर को क्रॉस करते हुए तो थर्मोस्फीयर देखने को मिलती है, जिसको हम ताप मंडल भी कह देते हैं, या दूसरी भाषा में उसे आयन मंडल भी कहते हैं। और सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल, जहां से हम बाहर निकल जाते हैं, अंतरिक्ष की ओर प्रवेश करते हैं। तो इस आधार पे ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर कहीं है ही नहीं। देखो यहाँ भी स्ट्रेटोस्फीयर से शुरू किया, यहाँ मीजोस्फीयर से शुरू किया, यहाँ थर्मोस्फीयर से शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि ट्रोपोस्फीयर से शुरू करना था, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। तो ये आपका क्रम हो गया। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पर चक्रवात जो आए हुए हैं और उनका नामकरण किसने किसने किया। जैसे चक्रवात मोचा की बात करेंगे तो चक्रवात जो मोचा है इसका नामकरण आपके यमन ने किया। किसने? यमन ने किया। चक्रवात मिचोंग की बात करेंगे तो ये म्यांमार ने किया है। चक्रवात बिपरजॉय की बात करेंगे तो ये बांग्लादेश ने किया है। और चक्रवात हामून की बात करें तो ईरान ने किया है। हनीमून नहीं, हामून लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चक्रवात हामून क्या हो गया? ईरान ने किया है। इस आधार पे बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। परिवर्तन मंडल का मतलब हो गया कि यहाँ पर जितनी भी मौसमी घटनाएं हो सकती हैं वो सारी यहीं घटित होती हैं। जैसे इसी मंडल में आपको आर्द्रता दिखेगी, वर्षा दिखेगी, बादल निर्माण दिखेगा, धूल के कण दिखेंगे, ये सभी चीजें इसमें पाई जाती हैं, इसीलिए इसके परिवर्तन होता रहता है। तो सही है। और इस मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है। बस यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि
आप पृथ्वी से जैसे जैसे क्षोभ मंडल में जाते हो वहां पे उसका तापमान घटने लगता है। क्या होता है? घटने लगता है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इन आधारों पे आपका केवल सी ऑप्शन से होगा कि ए तो सही है परंतु आर गलत है। अगले प्रश्न की ओर देखें। निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। भाई, एल्बिडो कुल सौर विकिरण से परावर्तित विसरित सौर विकिरण की गणना होती है, ये बात तो सही होती है। अभी मैं एल्बिडो का कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। हालांकि जिन्होंने मेरी तपस्या नोट्स की क्लास की होगी या उसकी पीडीएफ परचेस करके पढ़ी होगी, वहां पे एल्बिडो का मतलब बहुत आसान भाषा में मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे शुष्क बालू को का एल्बिडो कम और घास स्थल का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। कैसे सही है ये समझिए। एल्बिडो का मतलब होता है दोस्तों, सूर्य के द्वारा जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका सन लिखा हुआ है और यहाँ पे आपकी अर्थ है। इन पे जो प्रकाश आता है दोस्तों, इससे तो हम कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, यानी कि लघु तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन। लेकिन ये पूरा का पूरा, जैसे मान लेते हैं कि 100 यूनिट जो है कि आपका पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है सूर्य से, परंतु पृथ्वी क्या करती है, लगभग 35 यूनिट रिटर्न कर देती है बिना एब्जॉर्ब किए। और ये जो रिटर्न होती है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही होती है, और इसी को हम कह देते हैं एल्बिडो। ठीक है, तो अब केवल पृथ्वी ने कितना एब्जॉर्ब किया, केवल 65 यूनिट एब्जॉर्ब किया, और इसको जब रिटर्न करती है तो उसे हम लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जानते हैं, जिसको पार्थिव विकिरण भी कहते हैं। तो जो 35 यूनिट इसने वापस कर दिया, पृथ्वी ने उसको ग्रहण ही नहीं किया, इससे पृथ्वी के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्योंकि शॉर्ट वेव रेडिएशन से क्या हुआ, जो पृथ्वी गर्म हो सकती थी वो हुई नहीं, केवल 65 यूनिट ही यूज किया, 35 यूनिट इसने रिटर्न कर दिया उसी फॉर्म में। और ये निर्भर करती है दोस्तों चिकनी सतह और हल्के रंग पे। अगर मैं कहूं कि काला रंग और सफेद रंग में सबसे ज्यादा एल्बिडो किसका होगा, सफेद रंग का होगा। क्योंकि सफेद रंग के कपड़े पहनने पे हमें धूप अगर मिलती भी है तो धूप रिटर्न हो जाती है, प्रकाश रिटर्न हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी कम हीट होती है। इसीलिए कहा जाता है गर्मियों में डार्क कलर के कपड़े, ज्यादा गाढ़े रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और सर्दियों में आपको गाढ़े रंग के कपड़े पहनने चाहिए, जिससे धूप अधिक से अधिक हमारी बॉडी में आए और हमारी ठंड को दूर करे। क्लियर होगी बात? तो अब यहां देखो, एल्बिडो का अगर हम बालू की बात करें तो एल्बिडो कम नहीं होगा, इसका अधिक होगा। पहली चीज, बालू की जो सतह होती है वो चिकनी होती है। दूसरा, इसका रंग हल्का होता है, इस वजह से यहां से प्रकाश ज्यादा रिटर्न हो जाता है। वहीं अगर हम घास की बात करें तो घास का रंग हरा होता है, जो कहीं ना कहीं गाढ़ा रंग होता है, और ये सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। इस वजह से यहाँ पे इसका एल्बिडो कम होगा, क्योंकि ये रिटर्न कम करता है, गर्मी ज्यादा पैदा करेगा। समझ में आ गई ये बात? अगर कोई डाउट हो आप लोगों को, अगर कोई पॉइंट ना समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर देता हूं। अदरवाइज वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम चैनल दिया गया उसे भी ज्वाइन कर लो, उसका एक डिस्कशन ग्रुप भी है, वहां पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वहां भी मैं रिप्लाई कर देता हूं। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं। सूर्य तप विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों की ओर कम होता है। बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जा रहे होगे, ध्रुवों की ओर जा रहे होगे, तो वहां पे सूर्य का तापमान भी कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणों में तिरछेपन में वृद्धि होती जाएगी। ये कॉन्सेप्ट याद आ रहा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा, सौरिक विकिरण का जो भाग पृथ्वी की ओर आता है उसे हम सूर्यातप कहते हैं, जो सभी स्थानों पर समान नहीं होता, ये बात भी सही है। और सूर्यातप को इंग्लिश में कहते हैं इंसोलेशन। क्या कहते हैं? इंसोलेशन। अब यहाँ पे अगर हम वर्ड बताएं तो इन मतलब इनकमिंग, सोल मतलब होता है कि सोलर एनर्जी, और एशन मतलब होता है रेडिएशन से निकला हुआ है ये शब्द है। रेडिएशन मतलब विकिरण। तो जाहिर सी बात है, जो सौर की विकिरण पृथ्वी पर आ रही है उसे हम सूर्यातप कहेंगे, और जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है, और साथ ही साथ ये पृथ्वी पर हर जगह समान रूप से नहीं होती है। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कहूँ आपको, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक मैं बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। आप देखोगे दोपहर के समय आपको टेम्परेचर सबसे अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आपको तापमान क्या देखने को मिलेगा? कम मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या पृथ्वी पर एक समान तापमान है क्या हर जगह? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब हो गया कि स्थानों पर, जो सभी स्थानों पर समान नहीं होता है। इसका मतलब है दोनों ही कथन सही है और इसकी व्याख्या भी कर रही है। तो यहां पर मैंने इन शॉर्ट आपको ये कॉन्सेप्ट भी रिवीजन करा दिया। आगे देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है? अब प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो सुसीमा की जो धारा होती है ये आपकी एक गर्म जलधारा है, जबकि क्यूराइल धारा की अगर मैं बात करूं तो ये ठंडी जलधारा है जो 90 डिग्री की ओर से आती है। हम्बोल्ट जलधारा की बात करूं तो ये भी एक ठंडी जलधारा है जो पेरू और चिली के तट पे बहती है, जिसको पेरू की जलधारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट नाम के वैज्ञानिक ने इसकी पहचान की थी, इसीलिए इसको हम्बोल्ट की जलधारा भी कह देते हैं। कैलिफोर्निया की जलधारा की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में यानी यूएसए का जो एक मैक्सिको के ऊपर एक लटका हुआ पार्ट है, ठीक है, जो पतली सी पाइप की तरह है और जहां पे आपको कैलिफोर्निया लटका हुआ देखने को मिलेगा, वहां से आने वाली जो जलधारा होती है वो भी कैसी होती है? ठंडी जलधारा होती है। तो केवल और केवल प्रशांत महासागर की इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही जलधारा है जो आपको गर्म देखने को मिलेगी, सुसीमा जलधारा। अगला प्रश्न यहाँ पे अवसादी चट्टान। देखो मैं अभी भी आपको बता दूं कि जितने भी आप अभी तक मेरे साथ 125 130 प्रश्न करेंगे करंट अफेयर्स को छोड़ के, क्योंकि करंट अफेयर्स इसमें अभी पुरानी वाली है, जनवरी 2024 से नहीं आई है, ठीक। तो जितने भी आप प्रश्न करोगे मेरे साथ उसमें 50% से अधिक प्रश्न आपको वही प्रश्न होंगे जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में तपस्या नोट्स के अंतर्गत पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया है। अगर आपने उन क्लासेस को पूरा देखा होगा जो 20-21 क्लासेस में हैं, तो आपको डेफिनेटली वो क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं, वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को अच्छे से समझ गए तो आप इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे प्रश्न अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। केवल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट होगी, इंडियन ज्योग्राफी नहीं कंप्लीट होगी जब तक आप उसके बेसिक फॉर्मेशन को नहीं पढ़ोगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं। आप देखिए यहाँ पे अवसादी चट्टानों के बारे में भी कॉन्सेप्ट है। क्या ये चट्टानें जीवाश्म और रवे रहित होती हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि जीवाश्म रहित नहीं होती है, बल्कि इनमें जीवाश्म पाया जाता है, परंतु रवे नहीं होते, क्योंकि रवे वाली चट्टान आग्नेय चट्टान होती है जो क्रिस्टलीकरण पैटर्न मैंने बताया था, कूलिंग से इन्वर्ट रिलेशन होता है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्यों गलत हो गया? क्योंकि इन्होंने जीवाश्म रहित कह दिया, जबकि जीवाश्म तो होते हैं। दूसरा, स्तरीय चट्टान भी इनको कहा जाता है। बिल्कुल, ये एक के ऊपर ऐसे करके ये बहाव के माध्यम से आती हैं, तो ये परतें बनती चली जाती हैं और इनको स्तरीय चट्टान भी कहा जाता है। दूसरा सही है। दामोदर और गोदावरी नदी बेसिन में स्थित अवसादी चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है, जिसको हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है। और गोंडवाना लैंड में खनिजों की मात्रा है, मतलब जीवाश्म की मात्रा, तभी तो हमें कोयला मिल रहा है, और इसीलिए कोयले को हम जीवाश्मिक ईंधन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जीवाश्मिक ईंधन? क्योंकि वो हजारों करोड़ों वर्ष पहले जो जीवाश्म थे, जो पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, जब वो मर गए और इन मिट्टी में दफन हो गए हैं, तो बाद में वो हजारों साल बाद क्या हो गए? कोयले के रूप में परिवर्तित हो गए। मतलब कार्बन का एक जगह एकत्रीकरण हो गया। तो भाई जीवाश्म होगा तभी तो कोयला मिलेगा, और कोयला गोंडवाना लैंड जो कि अवसादी सेल में मिलता है। इट मीन्स कि पहला स्टेटमेंट गलत हो रहा था इसीलिए। दूसरा, अगर हम देखें कि रासायनिक अपक्षयन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है दोस्तों। रासायनिक अपक्षयन से क्या होता है? ये टूटते हैं, बिखरते हैं और आगे चल के पुनः रूपांतरित चट्टान में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, लेकिन पहला और चौथा गलत है, और आपसे असत्य कथन ही पूछ रहा था, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रूपांतरित चट्टान है दोस्तों? डायराइट की बात करें, गैब्रो की बात करें, ग्रेनाइट की बात करें, तो ये तीनों चट्टानें कैसी चट्टान है? आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आती है। सॉरी, आग्नेय नहीं दोस्तों, हाँ मतलब आग्नेय ही रहेगी, ठीक है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे डायराइट की बात करें, गैब्रो की बात करें, ग्रेनाइट, ये तीनों आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे नीस की अगर हम बात करें तो ये रूपांतरित चट्टान के रूप में होती है। और ये किसके रूपांतरण से बनी है? जब ग्रेनाइट नाम की जो आग्नेय चट्टान है उसका जब रूपांतरण हो जाता है तब नीस बनती है। और किसी भी मौलिक चट्टान में रूपांतरण करने के लिए, रूपांतरित चट्टान बनाने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का सबसे अधिक होना जरूरी है। मतलब हाई होना जरूरी है, टेम्परेचर भी अधिक हो, प्रेशर भी अधिक हो, तब जाके क्या होता है? किसी भी चट्टान, चाहे आग्नेय हो चाहे अवसादी हो, उसका रूपांतरण हो जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? नीस हो जाएगा। अब याद कर लो आप लोग मेरे चट्टान वाले टॉपिक को, पूरे के पूरे यही स्टेटमेंट आपको मैंने वहाँ पे सिखाए थे। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर सील्ड ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी का चैप्टर भी मैंने आपको डिटेल से बताया है, उसकी संरचनाओं के बारे में बताया है। इसका निर्माण मुख्यतः कम श्यानता वाले बेसाल्टिक लावा से होता है। बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ यह सामान्यतः अधिक विस्फोटक होती है। भैया जब बेसाल्टिक लावा है तो बेसाल्टिक लावा तो शानदार प्रकार की प्रक्रिया से होता है, मतलब एकदम निम्न तरीके से तरल पदार्थों में निकलता है, और तरल पदार्थ से कभी भी विस्फोट नहीं होता। विस्फोट करने के लिए आपको ठोस पदार्थों की आवश्यकता चाहिए होती है, जो सक्रिय ज्वालामुखी में होती है। लेकिन ये कैसे होते हैं? ये विस्फोटक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि ये कम विस्फोटक होते हैं, अर्थात दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया।
अपसारी प्लेट सीमाओं पर होते हैं, बिल्कुल। अपसारी प्लेट सीमाओं का मतलब होता है जहाँ पे दो प्लेटें अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों, अर्थात तनाव वाला बल लग रहा हो। जैसे अक्सर होता है हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है तो दोनों के मूड क्या होते हैं, दोनों के जो विचार होते हैं अलग अलग हो जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक उसी प्रकार का ये तनाव मूलक बल लगता है और ये सामान्यतः महासागरीय परतों पर ज़्यादा लगता है, महासागरीय नीतल पर ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे इरिटा इले इथोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब हो गया केवल बी वाला आपका स्टेटमेंट गलत है, अर्थात कथन 2 गलत है आपका। और क्यों गलत है ये भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ प्रमुख ज्वालामुखी और उनसे संबंधित देश। जैसे विलारिका की बात करेंगे तो ये आपका चिली में होता है। माउंट उलावुन की बात करेंगे तो ये आपका पापुआ न्यू गिनी में है। किलाऊ की बात करेंगे तो ये आपका हवाई द्वीप में है। और मेरापी की बात करें तो ये इंडोनेशिया का है। इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर से भूकंप के बारे में है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे असत्य कथन पूछा जा रहा है। भूकंप अधिकेंद्र की स्थिति भूकंप मूल के लंबवत होती है, बिल्कुल। अगर आप देखोगे पृथ्वी के अंदर कहीं पर भूकंप मूल होता है तो यहाँ से ये सीधे लंबवत जाएगी या तो इस तरीके से जाएगा। जहाँ पे अधिकेंद्र होता है जिसे हम ईपी सेंटर कहते हैं, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है। और भूकंप मूल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम फोकस कहते हैं, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो ये सामान्यतः उसके लंबवत ही होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती जो कि एक अक्रिय गैस होती है, यह भी सही है। भूकंप में या भारत में भूकंप संभावित क्षेत्र जोन 1 से लेकर जोन 5 तक है, बस यही गलत हो गया क्योंकि भारत को जो डिवाइड किया गया है वो जोन 2, 3, 4 और 5 इस तरीके के 4 जोन में डिवाइड किया गया। जोन 1 का कोई यहाँ पे क्राइटेरिया है ही नहीं, तो इसलिए सी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया और यहाँ पे असत्य कथन ही पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है महासागरों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग जीवाश्म ईंधनों का स्रोत माना जाता है। तो इसको हम लोग कहेंगे महाद्वीपीय शेल्फ। ध्यान से समझना, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पहला लेक्चर मेरा अगर जाके देखोगे वहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया था कि किस तरीके से महासागर से महाद्वीप तक हम जाते हैं तो कौन कौन से स्टेप देखने को मिलते हैं। चाहे महाद्वीप से महासागर तक आते हो तो महासागर के नीतल और कटक से पहुँचने से पहले आपको सीमांत महाद्वीपीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, तटीय क्षेत्र देखने को मिलेगा और ढाल देखने को मिलेगी, सेल्फ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो है कि अवसादों का निक्षेपण होता है और यहीं पर होने वाले निक्षेपण से ही आपके पर्वतों का निर्माण भी होता है जब टक्कर होती है तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, महाद्वीपीय शेल्फ की बात की जा रही है। तो यहीं पर आपको जीवाश्म ईंधन के स्रोत भी देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वनीय बायोम में से किस एक में प्राणियों को आहार के लिए प्रवास नहीं करना पड़ता। इसका मतलब है कि ऐसा कौन सा बायोम है जहाँ पर वर्ष भर प्रतिदिन प्रत्येक समय भोजन की उपलब्धता बनी रहती है। तो ये वही हो सकता है जहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है और सबसे अधिक यहाँ पर विविधता पाई जाती है, जिसका नाम हो जाएगा विषुवतीय वन बायोम, जिसका विस्तार सामान्यतः 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर साउथ, अर्थात कि 0 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में जहाँ पर सदाबहारी वनस्पतियों का जोन मिलता है, जिसे हम विषुवत रेखी वन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यानी 24 घंटे यानी 24/7 आपको भोजन की उपलब्धता मिलेगी, हमेशा वर्षा मिलेगी, तापमान मिलेगी। तो यहाँ पे जो निर्भर होने वाले जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनको भोजन की कमी नहीं होती है, इसीलिए वो कहीं भी और दूसरी जगह नहीं जाते हैं, प्रवास नहीं करते हैं। अब यहाँ पे अगला स्टेटमेंट आपका आ रहा है, देखिए उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। मैंने लवणता का कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाया था ओशिनोग्राफी में कि लवणता कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा और शुद्ध जल की आपूर्ति कम होगी, नदियों द्वारा आपूर्ति कम होगी, ग्लेशियर का या हिमगलन का कम होना, तभी तो लवणता मिलेगी। अर्थात जितना अधिक पानी का इवेपोरेशन होगा तो जो बचा हुआ खारा पानी होता है वही नमक होता है। फिर भी उत्तरी सागर जो कि आप देखोगे इंग्लैंड के नीचे है, एक तरीके से देखा जाए तो उत्तरी अक्षांश से ऊपर चला गया, मान के चलो कि 40 डिग्री के ऊपर है, जहाँ पे इवेपोरेशन बहुत कम होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है एक तरीके से 40-45 डिग्री पे। फिर भी वहाँ पे लवणता कैसे अधिक हो रही है, क्योंकि जो आपका अटलांटिक महासागर में जो लवणीय बहाव होता है, जो मैंने बताया था ड्रिफ्ट स्ट्रीम, ठीक है, ये जो चीज़ें बताई थी कि जलधारा कैसे एक जगह से दूसरी जगह जो है कि अपवेलिंग डाउनवेलिंग की क्रिया होती है, इनके माध्यम से क्या होता है कि लवणता को पहुंचाया जाता है, यानी कि लवणीय जल की मात्रा को बढ़ाया जाता है, इसीलिए उत्तरी सागर की लवणता अधिक होती है। तो ये बात तो सही है, लेकिन उत्तरी सागर में वाष्पीकरण अधिक होता है ये नहीं।
माना कि लवणता के लिए वाष्पीकरण जरूरी है, परंतु उत्तरी अक्षांश दोस्तों 45 डिग्री 50 डिग्री जहाँ पे सूर्य का तापमान बहुत कम जा रहा है वहाँ पे क्या ही इवेपोरेशन होगा, तो फिर वहाँ पे लवणता कैसे बढ़ रही है? तो ये जो रीज़न मैंने बताया इससे बढ़ती है, इसीलिए केवल ए स्टेटमेंट सही होगा, आर गलत होगा। अब यहाँ तक आप देख लो 20 प्रश्न आप कर चुके हो, लगभग 7 से 8 प्रश्न आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पे पूछे गए हैं जो आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी की अच्छे से पढ़ाई की होगी, कहीं से भी, किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी बुक से, कहीं से भी पढ़ी हो, लेकिन जब डिटेल से अच्छे से पढ़ा होगा तभी आप उस प्रश्न को कर पा रहे होगे। और यही हाल आपका एग्जाम में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कनारी की जलधारा की अगर हम बात करें तो कनारी की जलधारा आपको देखने को मिल जाएगी उत्तरी अटलांटिक महासागर, जो कि ठंडी जलधारा देखने को मिलती है। और ये कहाँ पे गुजरती है? ये आपको अफ्रीका वाला जो एरिया आता है ना, अफ्रीका में जैसे अल्जीरिया होगा, मोरक्को होगा, वेस्टर्न सहारा होगा, मारितानिया होगा, इन क्षेत्रों से होकर ये बहती है, तो यहाँ पे ठंडी जलधारा हो गई है। अग्लुहास की बात करें तो अग्लुहास भी अच्छी है क्योंकि ये हिंद महासागर में, लेकिन ये गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट की धारा दोस्तों उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि साउथ अमेरिका के पूर्वी और चिली की तटरेखा से बहते हुए दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है, इसीलिए ये वाला गलत हो गया। जबकि ब्राज़ील की धारा आपकी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहती है और ये एक गर्म जलधारा है। जलधारा गर्म और ठंडी कब कही जाती है इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था कि अगर 0 डिग्री से जलधाराओं की उत्पत्ति हो रही है, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाने पे जलधारा की उत्पत्ति हो रही है तो उसे हम गर्म जलधारा कहेंगे, और अगर 90 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जलधाराओं की उत्पत्ति हो रही है, डायरेक्शन हो रही है, तो उसे हम ठंडी जलधारा कहेंगे। अगला प्रश्न, वायुमंडल मुख्यतः गर्म कैसे होता है? भाई सूर्य से आने वाली जो विकिरण होती है जिसको पृथ्वी डायरेक्ट एब्जॉर्व करती है उसको तो हम लोग कहते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, जिससे वायुमंडल गर्म नहीं होता है। परंतु जब पृथ्वी उस वायु जो सूर्य तप होते हैं उनको एब्जॉर्व करके जब लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में वापस करती है तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन बनता है? जो ग्रीन हाउस गैस की जो एक प्लांट हो जाती है, ग्रीन हाउस गैस का एक जो चैम्बर बन जाता है जिसकी वजह से वायुमंडल गर्म होता है, अर्थात पार्थिव विकिरण से। लॉन्ग वेव रेडिएशन को पार्थिव विकिरण भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के द्वारा इनका निष्कासन किया जाता है, और इसमें मुख्य रूप से CO2 हो गया और CH4 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सबसे ज़्यादा अवशोषित करती हैं। इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता जाता है। तो पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों से वायुमंडल नहीं गर्म होती है, बल्कि पृथ्वी से निकलने वाली लॉन्ग वेव रेडिएशन जिसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं उससे वायुमंडल हमारा गर्म होता है, और इसी वजह से हम ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की वह कौन सी परत है जो जैविक क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है? भैया जैविक क्रिया का मतलब हो गया क्या, घुमा फिरा के कर दिया। भाई भोजन के लिए जो जरूरी है पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी प्रकाश, ये सारा का सारा क्षोभ मंडल से ही संबंधित होता है, तो क्षोभ मंडल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 रहेगा। पृथ्वी का एल्बिडो क्या होता है? ये मैंने अभी आपको बताया एल्बिडो के बारे में, तो सीधी भाषा में हम लिख सकते हैं कि सौर विकिरण ऊर्जा की परावर्तित मात्रा। यहाँ पे पार्थिव विकिरण नहीं कहना है भाई, सूर्य से आने वाले जो अर्थ पे जो विकिरण पड़ती है उसमें से कितना आप रिटर्न कर दे रहे हैं सूर्य की विकिरण को शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में ही बिना एब्जॉर्व किए, उसी को हम कहते हैं पृथ्वी का एल्बिडो। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तापीय प्रतिलोपन की बात करें या तापीय विलोमता जिसे हम कहते हैं, तो इसमें होता है वायुमंडल में स्थिरता आती है, बिल्कुल सही बात है, और वर्षा की संभावनाएं कम हो जाती हैं, अर्थात ए और बी दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। तापीय प्रतिलोपन कब होता है? जैसे मान लो कि आप अर्थ पे हो, ठीक है, अर्थ पे रह रहे हो और अर्थ से जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिलना चाहिए था, तापमान जो है कि ठंडा होते जाना चाहिए था, और ठंडा होते जाता और ठंडा होते जाता। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही आप पृथ्वी से ऊपर गए तो आपको ऊपर जाने पे तापमान तो मिला कोल्ड यानी ठंडा, लेकिन और ऊपर जाने पे जो तापमान ठंडा होना चाहिए था वो अचानक से होने लगा गर्म। तो इसी को कहा जाता है तापीय विलोमता, कि भाई स्थल खंड से जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे हमारा तापमान घटना चाहिए था, लेकिन घटने के साथ साथ बढ़ने लगा अचानक से, तो इसी को कहते हैं हम तापीय विलोमता। क्लियर हो गई बात? अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कहाँ क्षैतिज पवनों का अभाव होता है? क्षैतिज पवन का मतलब कुछ इस तरीके से जो हवाएं चलती ना, इनका जो है कि कहा जा रहा है स्थल खंड पे, तो इसे हम कहते हैं डोल ड्रम की स्थिति। और डोल ड्रम होता क्या है, कई बार आपने सुना होगा, ये एक अत्यधिक लो प्रेशर से संबंधित कटिबंध है जिसका विकास सामान्यतः 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ के बीच में होता है, जिसे हम विषुवतरेखीय जोन भी कहते हैं। अब ध्यान से समझना कि 0 डिग्री पर आप देखोगे 30 डिग्री हाई प्रेशर से एक व्यापारिक पवनें चलती हैं ना, और इसी तरीके साउथ से भी चलती हैं, दक्षिणी गोलार्ध से भी, लेकिन
0 से 10 डिग्री के बीच में जो हवाएं चलती हैं ना, ये ऊर्ध्वाधर हवाएं चलती हैं यहाँ पे क्षैतिज हवाओं का कोई भी रूप देखने को मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निम्न व्यापारिक पवनें जो होती हैं वो क्या करती हैं, अत्यधिक लो प्रेशर होने की वजह से ये ऊपर नहीं उठ पाती हैं, मतलब ऊपर ही चली जाती है केवल ऊर्ध्वाधर तरीके से, लेकिन इनका क्षैतिज वितरण नहीं होता है। तो इसी को हम कहते हैं डोल ड्रम की स्थिति होना। अगला प्रश्न है आपका, पूर्णमासी या अमावस्या को दीर्घ ज्वार का अनुभव होता है। बिल्कुल सही बात है। और यह सिजगी की स्थिति में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो उनकी सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के परिणामस्वरूप दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही बातें सही हैं। अब जैसे सिजगी की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो सन है जो कि स्थिर रहता है, लेकिन यहाँ पे हमारा अर्थ है और इसकी परिक्रमा करते करते मून कभी कभी ऐसे आ जाता है सूर्य के सामने, तो जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण कह देते हैं। या फिर कई बार होता है कि ये मून चक्कर लगाते लगाते क्या होता है, यहाँ पे चक्कर लगाते लगाते इधर आ जाता है, तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, जिसे हम कहते हैं भैया कि ये तो चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, तो ये स्थिति कहलाती है सिजगी, जब ये तीनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं और ऐसे में सबसे अधिक दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। और एक इसकी और विपरीत स्थिति होती है कि सूर्य तो अपनी जगह है, पृथ्वी अपनी जगह है, परंतु जब चंद्रमा ये चक्कर लगाते लगाते कुछ इस डायरेक्शन में आ जाता है या कुछ इस डायरेक्शन में, तो इसे हम कहते हैं समकोणिक स्थिति। यहाँ से देखो ये समकोणिक स्थिति बनेगी और ऐसी स्थिति में आप नीचे भी देख सकते हो समकोणिक स्थिति। तो ऐसी स्थिति में निम्न ज्वार और निम्न भाटा की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल को पृथ्वी के द्वारा प्रतिसंतुलित कर लिया जाता है, इसीलिए आपका निम्न ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं आपको, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी मैं चाहता हूँ कि आप तपस्या नोट्स की क्लास ज़रूर देख लेना, नहीं तो आपका एनवायरनमेंट भी बिगड़ेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बिगड़ सकता है और इंडियन ज्योग्राफी बिगड़ सकता है। केवल तपस्या नोट्स की 21 लेक्चर कर लोगे और एनवायरनमेंट के लेक्चर कर लोगे तो आपके दोनों सेगमेंट, तीनों सेगमेंट सही हो जाएंगे। और यहाँ से जो 20-25 प्रश्न देखने को मिलेंगे ना, एनवायरनमेंट, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, 30 मान के चलो, एक भी गलत नहीं होगा, फिर ये जान लो। चलिए, यहाँ पे हमने समझ लिया कि यहाँ पे क्या होंगे, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। भाई, पर्वत, पदी, पठार एक और उच्च पर्वतों से तो दूसरी ओर सागर या मैदानों से घिरे होते हैं। बिल्कुल, पर्वत पदी का मतलब होता है जो पर्वत के पदों पर यानी कि पर्वत के नीचे होते हैं। जैसे अगर आप देखोगे अर्जेंटीना में, याद होगा पैटागोनिया का पठार मैंने पढ़ाया था जब मैं मैपिंग करा रहा था, अर्जेंटीना में पैटागोनिया का पठार या यूएसए में अपलेशियन का पठार, ये सभी कहाँ पे हैं, ये सभी पर्वत पदी पठार हैं। बिल्कुल सही है। ब्राज़ील का पठार और ऑस्ट्रेलिया का पठार पर्वत पदी पठार के प्रमुख उदाहरण है क्या? नहीं, ब्राज़ील के पठार और ऑस्ट्रेलिया के पठार आपके महाद्वीपीय पठार के उदाहरण हैं, पर्वत पदी पठार के उदाहरण नहीं है। क्योंकि पर्वत पदी पठार के उदाहरण मैंने अपलेशियन और पैटागोनिया को बता दिया, इस तरीके से ये वाला गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि असत्य कथन पूछ रहा है तो केवल सेकंड वाला स्टेटमेंट ही गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे जल संधियों के बारे में है, जो मैंने आपको जल संधि भी पढ़ाई थी मैपिंग की क्लास में। अब यहाँ पे सोया जल संधि के बारे में बात करा। ये सोया खाने वाला नहीं है, बल्कि सोया जल संधि जो कि जापान सागर और ओखोटक सागर के बीच में, ओखोटक सागर जो रसिया के नीचे आपको देखने को मिलता है। फिर और ऊपर देख लेते हैं, सुगारू की बात करें तो सुगारू आपका जापान सागर और प्रशांत महासागर के बीच में होता है। फार्मोसा जल संधि की बात करेंगे तो ये पूर्वी चीन सागर और दक्षिणी चीन सागर के बीच में होता है, साउथ चाइना सी जिसे कहते हैं। हॉर्मुज की जल संधि ये आपको फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में देखने को मिलता है। तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे गलत युग्म का चयन करें। यहाँ पे मरुस्थल है और उनकी विशेषता की बात करें। जैसे गोबी मरुस्थल, ये एशिया स्थित एक ठंडा मरुस्थल है, यानी एशिया में है और एक ठंडा मरुस्थल है। क्यों? क्योंकि साइबेरिया से भी जो है कि कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है, एक तरीके से साइबेरिया का यहाँ प्रभाव होता है। मुख्य रूप से ये मंगोलिया और चाइना की मध्य स्थित है, यानी मंगोलिया और चाइना के बीच में इसका विस्तार है। नूबियन की बात करेंगे तो ये सहारा मरुस्थल के पश्चिमी नहीं दोस्तों, बल्कि पूर्वी क्षेत्र में विस्तारित है, मुख्य रूप से सूडान वगैरह के क्षेत्रों में। तो ये पश्चिमी सहारा में नहीं है, बल्कि पूर्वी सहारा में है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर आगे बात करते हैं अटकामा की। विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार है। और दूसरी चीज़, ये विश्व का सबसे ड्राइएस्ट यानी शुष्कतम क्या है, शुष्कतम मरुस्थल, जो मैंने आपको बताया था कि चिली, अर्जेंटीना, पेरू की सीमा पर स्थित है। और यहाँ पे घोस्ट टाउन का भी डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक ऐसे भूतों के शहर, प्रेतों के शहर जहाँ कोई नहीं रहता। अरीके, कलीचे, ये जो वर्ड्स मैंने यूज किए थे घोस्ट टाउन में, अरीके, कलीचे के भंडार, तो याद आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने बताई थी आपको। अब यहाँ पे कालाहारी बुशमैन जनजाति का निवास होता है, ये भी सही है। तो केवल सेकेंड वाला आपका गलत हो गया, नूबियन। देखिए, जो आप लोगों ने मेरे साथ मैपिंग की होगी ना,
तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इतनी बेस्ट तरीके से मैंने मैपिंग कराई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और एशिया रह गया, मैं करा दूंगा, चिंता मत करिए। अगले 10-12 दिन के अंदर फ्री होते ही लगभग सारे टेस्ट पेपर सीसेट वगैरह कंप्लीट होते ही मैं उन चीज़ों को मैपिंग का दोबारा रिवीजन कराऊंगा, ताकि आप लोग दोबारा उन चीज़ों को तैयार कर सको। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कुछ नदियां हैं और उनके देश। जैसे ओब नदी को याद करो, रसिया मैंने बताया था कि ये आर्कटिक सागर में गिरती हैं, ओब नदी होगी वहां पे, ठीक है। याद आ रहा है कुछ नदियों के बारे में, कोलियामा बताया था, लीना नदी बताई थी, ओब नदी हो गई, येनेसी नदी हो गई, याद आया कुछ। तो ये सभी आपके रसिया में मिलेंगी। हडसन नदी कई बार चिल्ला चिल्ला के बताया था मैंने, हडसन नदी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, मैंने बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे मिलेगा। इरावदी नदी म्यांमार हो गया। ओरिनिको नदी कोलंबिया, दोस्तों याद करो, कोलंबिया जब मैं पढ़ा रहा था तो ओरिनिको नदी को कई बार मैंने बताया था, इसीलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले जो 3 तत्व हैं वो कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 46%, सिलिकॉन की बात करें तो लगभग 27%, एल्यूमिनियम की बात करें तो लगभग 8%, और इसके आगे भी अगर आपसे पूछा जाए तो लौह यानी लोहे की बात कर लें तो ये 5%। अगर इसके और आगे ऑप्शन देता तो कैल्शियम हो जाएगा इसके आगे, और कैल्शियम लगभग 3% है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो भैया आग्नेय चट्टान का जो उदाहरण है वो गैब्रो भी है, ग्रेनाइट भी है, पेग्मेटाइट भी है, डायोराइट भी होती है, बेसाल्ट भी होती है, ये सभी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है, परंतु संगमरमर नहीं है। संगमरमर जो होती है ये एक रूपांतरित चट्टान होती है। और किस चट्टान से रूपांतरित होती है? ये अवसादी चट्टान एक होती है जिसका नाम होता है चूना पत्थर। जब ये हजारों करोड़ों वर्ष बाद अधिक तापमान और अधिक दाब के साथ रूपांतरित हो जाती है तो संगमरमर बन जाता है। कौन बनता है? चूना पत्थर बनता है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे कुछ पर्वत हैं और देश हैं। मैपिंग के दौरान मैंने ये भी बताया था, माउंट टिटलिस की बात करेंगे तो ये आपका स्विट्जरलैंड में आ जाएगा। इसके बाद दक्षिणी आल्प्स की बात करेंगे तो ये आपके न्यूजीलैंड में मिलेगा। व्हाइट पर्वत की बात करेंगे तो ये आपके कैलिफोर्निया में मिलेगा। और एटलस की बात करेंगे तो मोरक्को में मिलेगा। मोरक्को जो आपका वहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखोगे ना तो वहाँ पे इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मोरक्को, अल्जीरिया, इन सभी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में शीत वाताग्रों के सहारे मुख्यतः वर्षा किस प्रकार के बादलों से होती है? किस प्रकार के बादलों से होगी भैया? तो कपासी वर्षा मेघ से होती है। कपासी वर्षा मेघ से यहाँ पे वर्षा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता नहीं है? तो भूमध्य रेखीय जलवायु पूछ रहा है। भूमध्य रेखा का मतलब हो गया 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच में, और नॉर्थ साउथ दोनों तरफ हो जाएंगे। तो इसमें आपको वर्ष भर उच्च तापमान देखने को मिलेगा, पहली विशेषता। नगण्य वार्षिक तापांतर, दूसरी विशेषता। संवहनी प्रकार की वर्षा, तीसरी विशेषता। मूसलाधार वर्षा, चौथी विशेषता। लेकिन शीत ऋतु की उपस्थिति दोस्तों यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ष भर लगभग तापमान 35-40 डिग्री बना ही रहता है, चाहे आप किसी भी महीने चले जाओ 12 महीने में। तो यहाँ पे शीत ऋतु तो महसूस ही नहीं होती है, ठंडी का मौसम तो लगता ही नहीं लोगों को, किसी ने देखा ही नहीं यहाँ के लोगों ने। तो शीत ऋतु यहाँ की विशेषता नहीं हो सकती है। सेब के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध बेका घाटी कहाँ पे है? लेबनान में स्थित है। और लेबनान की राजधानी क्या है दोस्तों? बेरूत है। अगला प्रश्न है आपका 38, एक ही अक्षांश पर स्थित स्थानों के तापमान और जलवायु समान होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते। एक ही स्थान पे आपको कैसे मिल जाएंगे भाई? माना आप देख लो, चलो मैं बात करता हूँ, आगरा की बात करता हूँ, एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया था, और दार्जिलिंग की बात करता हूँ। ठीक है, दार्जिलिंग आपके कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। यहाँ का टेम्परेचर आपको मिलेगा कितना? 6 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ आगरा में कितना मिलेगा? 16 डिग्री सेल्सियस। है तो एक ही अक्षांश पे, लेकिन तापमान तो अलग अलग हो गए कि नहीं, जलवायु अलग हो गई कि नहीं हो गई। इसका मतलब हो गया पहला ही स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। बिल्कुल, आप पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाओगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, लद्दाख, ग्लेशियर की ओर बढ़ोगे तो आपका तापमान घटेगा। इसका मतलब है दार्जिलिंग आपके ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए यहाँ पे तापमान घट रहा है। आगरा आपका स्थल खंड में स्थित है, इसलिए इसका तापमान बढ़ा हुआ है। तो ए आपका गलत हो गया और आर आपका सही हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पश्चिमी जो विक्षोभ होते हैं कहीं ना कहीं पश्चिमी तूफान होते हैं, और इनका प्रवेश भारत में पूर्वी जेट स्ट्रीम से नहीं होता है बल्कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम से होता है। अब जिसको जेट स्ट्रीम, जिसने नहीं पढ़ा होगा कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, पूर्वी जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, रॉसबी तरंगे किसे कहते हैं, ये कैसे भूमध्य सागर में उठती है, वातावरीय वर्षा क्या होती है, तो शायद वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। और अब पूरे टॉपिक को भी मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, इतना ही बताऊंगा कि जो सर्दियों में जो वर्षा होती है आपके उत्तरी भारत में, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पश्चिमी यूपी, इसी पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और जिसकी वजह से दिसंबर में, जनवरी में आपको शीतलहर देखने को मिलती है, यानी ठंडी बहुत तेज हो जाती है, तो इसी की वजह से होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 के बाद 40 की बात करें। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड में ये चक्कर लगाती है सूर्य का। लेकिन अगर हम बात करें अपनी धुरी पे कितने किलोमीटर की स्पीड से घूमती है, तो 1609 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से घूमती है। 1609 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूमती है, और इसी वजह से 24 घंटे में ये पूरा अपना एक चक्कर लगा लेती है धुरी का। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा यूरोप का कंबल कही जाती है, यानी गर्म कंबल कहा जाता है? तो इसको गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम क्यों कहते हैं? क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको से ये उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे जो है कि नॉर्थ अमेरिका से होते हुए ये कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में आकर किससे मिल जाती है? ये आपको देखने को मिल जाती है। फिर आपके जो लेब्राडोर और ग्रीनलैंड की धारा आती है वहां पर ये मिल जाती है। इसे हम ग्रैंड बैंक भी कह देते हैं, जो मत्स्य पालन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसी को यूरोप का गर्म कंबल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन भूगोलवेत्ता थे जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा? तो हेरोडोटस ने कहा, जो कि इतिहासकार थे हेरोडोटस। तो यहाँ भूगोलवेत्ता लिख रखा है, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं, इसेक कुल जो झील है ये किर्गिस्तान की एक झील है, जो कि खारे पानी की झील है, और इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते हैं। बिल्कुल सही बात है। चक्रवात में मैंने बताया था कि सारी कंडीशन अगर होगी उसके बाद भी 0 डिग्री के बाद 0 डिग्री पर कोरियलिस बल का मान 0 हो गया। जब कोरियलिस बल का मान 0 हो गया तो केंद्र की ओर हवाओं की डायरेक्शन को कौन घुमाएगा? पीजीएफ अकेले कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए कोरियलिस बल होना चाहिए जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हवाओं की डायरेक्शन देता है। लेकिन 0 डिग्री पर कोरियलिस बल 0 हो जाता है, इसका मतलब हो गया कि चक्रवात उत्पन्न हो ही नहीं सकते हैं। अब ये चक्रवात के टॉपिक से प्रश्न आ गया। भूमध्य रेखा पे कोरियलिस बल की अनुपस्थिति पाई जाती है, बिल्कुल। तो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? हालांकि 90 डिग्री कहना चाहिए, लेकिन फिर भी इसके विपरीत आपको 60 से 70 डिग्री के आसपास उत्तरी अक्षांश में सबसे अधिक कोरियलिस बल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिला कि चक्रवात भी उत्पन्न नहीं होता। क्यों नहीं होते? क्योंकि कोरियलिस बल नहीं होता। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी क्लास मैं करा रहा हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे, तो कोई भी क्लास को आप यूं ही मत लीजिए। सारी क्लास कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो अगर आप उसका यूज नहीं करोगे तो ये आपकी गलती होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करें तो कर्मेडिक जो गर्त है ये उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखने को मिलता है। सुंडा गर्त की बात करेंगे तो हिंद महासागर में है। प्यूटोरिको गर्त की बात करें अटलांटिक में है। यूरेशियन बेसिन की बात करें तो ये आर्कटिक महासागर में है। अगला प्रश्न है, किस वायुमंडलीय परत में संचार उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? तो भाई जो सैटेलाइट होते हैं संचार वाले, कम्युनिकेशन वाले, ये एक्सोस्फीयर में होते हैं, बहिर्मंडल में। अब यहाँ पे कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, नहीं सर हमने तो आइनोस्फीयर में पढ़ा था। आइनोस्फीयर में जो होते हैं दोस्तों रेडियो जो कम्युनिकेशन वाले होते हैं, टेलीफोन कम्युनिकेशन वाले होते हैं, वो एस्टैब्लिश किए थे। लेकिन यहाँ पे जो संचार उपग्रह वो एक्सोस्फीयर में हो गए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे केवल दूरबीन से देखा जा सकता है। मेरे भाई इसे दूरबीन से भी देखना असंभव समझ लीजिए। तो पहला तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया। कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी नहीं निकलने देता। जब प्रकाश ही नहीं है तो अंधेरे में क्या देख लोगे कि वो ब्लैक होल है कि नहीं है? तो इसका मतलब हो गया, पहला तो गलत हो गया, दूरबीन से भी नहीं देख सकते, और दूसरा सही हो गया, अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, एरिडोसोल मृदा का विस्तार। जो एरिडोसोल मृदा होती है, जो एरिड मतलब क्या होता है? सूखा होना। और सूखी मृदा या शुष्क मृदा आपको रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलेगी, जो कि एक क्षारीय मृदा होती है और लवणीय मृदा होती है, और इसमें ह्यूमस और जल का अभाव पाया जाता है। उद्योगों की अवस्थिति के संबंध में न्यूनतम परिवहन लागत का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्फ्रेड वेबर महोदय ने दिया था 1909 में अपनी एक पुस्तक के माध्यम से। अगला प्रश्न यहाँ पे 50, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति
कितने मीटर की गहराई पे तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है? तो लगभग ये मान के चलिए कि अगर आप 32 मीटर की गहराई पे जा रहे हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। और ये कैसे बढ़ता है? क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियो एक्टिव तत्वों का विघटन होता है, जिसकी वजह से वहां पे टेम्परेचर या हीट पैदा होती रहती है, और जैसे जैसे आप आंतरिक परतों में जाओगे वैसे वैसे आपका तापमान बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित एक सबसे छोटा देश है? देखा जाए तो ये चारों ही देश अफ्रीका की, जिसे सींग कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जो सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, जिबूती, ये चारों ही शामिल हैं, लेकिन इनमें सबसे छोटा जिबूती है। अगर आप देखोगे लाल सागर वाला जो जोन होता है, जो लाल सागर से होते हुए हम पोर्ट सईद सुएज होते हुए कहाँ चले जाते हैं? मिस्र से होते हुए भूमध्य सागर में जाते हैं। तो उसी लाल सागर के नीचे आपको देखने को मिलेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये चारों कंट्री देखने को मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी का बाह्य कोर ठोस अवस्था में होता है क्या? नहीं, इंटरनल कोर जो कोर होता है वो ठोस अवस्था में होता है। बाह्य कोर तो दोस्तों तरल अवस्था में होती है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एस तरंगें विलुप्त हो जाती है भूकंप की, और पी तरंगों की गति कम हो जाती है। याद होगा जो भूकंपी तरंगें पढ़ाई थी। तो पहला गलत। महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम जबकि महाद्वीपों के नीचे ज्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि महासागरों की जो भूपर्पटी होती है मान के चलो 5 किलोमीटर होती है, और महाद्वीपों की जो भूपर्पटी होती है वो होती है 30 किलोमीटर। तो दूसरा तो सही है, पहला गलत है। और यहां पूछ रहा है सत्य कथन, यानी सेकंड सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आवश्यक शर्त नहीं है? देखिए, वायुमंडल की अस्थिरता होनी चाहिए, और विस्तृत किंतु समान स्वभाव वाला क्षेत्र होना चाहिए, और वायुमंडलीय स्थिरता। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सही हो जाएगा, तो आप देखोगे यहाँ पूछ रहा है कौन सी शर्त नहीं है, तो पहला वाला। अगर वायुमंडल अस्थिर है यानी अनस्टेबल है, तो पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हम वायु राशि की उत्पत्ति करें। भाई वायु राशि जो होती है, जो भूमंडलीय पवनें होती है, जैसे कि पश्चिमी विक्षोभ हो गया, व्यापारिक पवन हो गया, पश्चिमी पछुआ पवन हो गई, ठीक है, और ध्रुवीय पूर्वी पवन हो गई, तो ये तभी तो हो सकती है जब वायुमंडल अस्थिर रहेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, माउंट ठकाका बोरोजी ये किस देश की सर्वोच्च चोटी है भैया? तो ये आपके म्यांमार की है। अफ्रीका महाद्वीप के सहारा मरुस्थल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति विदेशी पर्यटकों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करती है? जनरली जनजातियां क्या करती है, पकड़ के खा जाती हैं सबको। अंडमान में चले जाओगे ना बिना टूरिस्ट गाइड के, तो पकड़ के झिंगा लाला होकर जाएंगे, आपका पता भी नहीं चलेगा घर वालों को कि कहाँ गए। लेकिन यहाँ पर सहारा मरुस्थल में जब आप घूमने जाओगे तो यहाँ पे एक जनजाति ऐसी होती है जो हर व्यक्ति का सम्मान करती है और उन्हें टूरिस्ट गाइड के रूप में उन्हें गाइड करती है, जिसका नाम है तुआरेग। क्या नाम है? तुआरेग। अच्छा, पिग्मी जनजाति की बात करेंगे तो ये कांगो बेसिन में मिलती है। बुशमैन जनजाति की बात करेंगे तो ये कालाहारी मरुस्थल में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जापान में बाजार आधारित लौह एवं इस्पात कारखाने पाए जाते हैं। बिल्कुल बाजार आधारित होते हैं, और यहाँ पर लोहे और कोयले में बृहत्तम भंडार की कमी होती है। यह भी बात सही है भाई, कमी है, इसीलिए बाजार की आवश्यकता के अनुसार ही बस इंडस्ट्री को डेवलप करते हैं और आयात करते हैं खनिजों का, यानी लोहे का और कोयले का। तो इसका स्टेटमेंट हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? हिमनद है और घाटी है। सियाचिन की बात करेंगे तो ये नुब्रा घाटी में है। बटूरा की बात करेंगे तो ये आपके हुंजा घाटी में है। मोहिलयाज की बात करेंगे तो ये सिंगसाल में है। परंतु अगर हम फेडचेंको की बात करेंगे तो ये सिंधु घाटी में नहीं है, बल्कि दक्षिण पश्चिम पामीर की घाटी में। कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम पामीर की घाटी में फेडचेंको। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है? दक्षिण पूर्व एशिया की पूछ रहा है मेरे दोस्त, तो ये हो जाएगा टोनले सैप, और ये आपको देखने को मिलेगी कंबोडिया में। छोटे से देश में पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील है। हालांकि इसको दक्षिण पूर्व एशिया की ग्रेट लेक भी कहा जाता है, ग्रेट लेक्स। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ होगी? तो इसको हम कहेंगे चेरनोजेम। ये एनवायरनमेंट में अगली क्लास में आने वाला है, जो अभी मेरे को पढ़ाना है आपको। तो चेरनोजेम, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमस की अधिकता भी होती है, जिसकी वजह से इसका रंग काला भी होता है, और छोटी घासों वाले स्टेपी मैदान भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें उर्वरता ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है आपका, क्या है अगला प्रश्न? यहाँ पे सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे क्षेत्र भी दिया हुआ है और खनिज भी दिया हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि चिहुआहुआ ये कहाँ पे है भैया? पढ़ा था मेरे साथ आपने, मैक्सिको के अंतर्गत आता चिहुआहुआ, जो कि चांदी के खनिज के लिए फेमस है। पेनांग द्वीप मलेशिया के अंतर्गत आता है, जो कि टिन के लिए फेमस है। और पिलबरा का ऑस्ट्रेलिया में लॉ अयस्क के लिए। लेकिन
सैरेंड, विटवॉट सैरेंड की बात करेंगे तो ये हीरा नहीं बल्कि सोना के लिए फेमस है। और हीरे के लिए कौन सी खान फेमस है? तो किम्बरले की, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आती है हीरे की। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं भैया 61। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? हालांकि जापान जो है कि पूरे 4 प्रमुख द्वीपों में बटा हुआ है, होन्शु, शिकोकू, होक्काइडो और क्यूशु। लेकिन अगर हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी इसके जो दूसरे नंबर पे आता है होन्शु, इस पर जो है कि है, किस पे? होन्शु पे। अगला प्रश्न केप अग्लुहास के संबंध में बात करते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न केप में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र है और यह हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को पृथक भी करता है। तो दोनों ही बातें सही है और इसी के नाम पर अग्लुहास की जलधारा भी देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न है, सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है? बिल्कुल, समानांतर तो इसी तरीके से होती हैं जो आपस में मिलती नहीं, 0 डिग्री 1 2 3 4 5 ऐसे करके। सभी अक्षांश रेखा बृहत्तम वृत्त होती है? नहीं, बृहत्तम वृत्त का मतलब होता है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वो केवल एक ही रेखा होती है जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा होती है, जो पृथ्वी को आधे आधे बराबर हिस्सों में बांट देती है। बाकी अगर आप 10 डिग्री देखो, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, तो ये बराबर भागों में कहाँ बांट रही है? ये हिस्सा अलग हो गया, बाकी हिस्सा बड़ा हो गया। इसका मतलब है दूसरा वाला गलत हो गया, केवल पहला ही सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे ग्रह और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो बुध की बात करें तो ये सर्वाधिक कक्षीय गति लेता है। अरुण की बात करें तो ये लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। बृहस्पति की बात करें तो सबसे कम परिभ्रमण समय है इसका। वरुण की बात करें तो ये मीथेन का बादल यहाँ पे पाया जाता है। क्या? मीथेन का बादल। अगला प्रश्न है आपका असंबद्धता, जिसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। अभी मैंने मेंस के नोट्स में भी बताया था आपको, जो मैं मेंस के नोट्स बनाए हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसमें भी बताया है और तपस्या नोट्स की क्लास में भी बताया कि किस तरीके से आपको पृथ्वी को डिवाइड करना होता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में। तो जो कोनरॉड होती है ये बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट को अलग करती है। मोह की बात करेंगे तो मोह आंतरिक क्रस्ट और बाह्य मेंटल को अलग करती है। रेपिती की बात करेंगे तो रेपिती आपको बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल को अलग करती है। लेमन की बात करेंगे तो लेमन आपको बाह्य कोर और आंतरिक कोर को अलग करती है। तो इस आधार पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका हौस्ट पर्वत के बारे में। हौस्ट पर्वत क्या होता है? जब 2 भ्रंशों के किनारे के स्तंभ यथावत रहें और बीच का स्तंभ उठ जाए, उसे हम हौस्ट पर्वत कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये स्तंभ है और एक ये स्तंभ है, ये दोनों यथावत हैं ए और बी, लेकिन इनके बीच में एक पर्वत ऊपर की ओर उठ गया, ऊपर की ओर उसकी डायरेक्शन हो गई, तो इसे हम कहते हैं हौस्ट पर्वत। और इसका उदाहरण जैसे जर्मनी में एक हॉर्ज पर्वत करके है, उसे आप मान सकते हो। और जबकि यही 2 भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथावत रहे एवं किनारे के स्तंभ नीचे धंस जाए, तो इनको हम कह देते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? इसको हम ब्लॉक पर्वत कहते हैं। फिर कह रहा 2 भ्रंशों के बीच का स्तंभ यथा स्थिति रहे परंतु उनके किनारों के 2 स्तंभ ऊपर उठ जाए, तो इसको हम कहते हैं रैंप घाटी। क्या कहते हैं दोस्तों? रैंप घाटी। हालांकि यहां जो पूछ रहा हौस्ट पर्वत, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला स्टेटमेंट। अगले प्रश्न को देखते हैं 67। सुनामी किसी समुद्र में जल के भारी मात्रा में विस्थापन के कारण उत्पन्न होती है? बिल्कुल सही बात है। और सुनामी का प्रमुख कारण भूकंप है क्या? तो ये स्टेटमेंट यहां पे गलत कर जाओगे। प्रमुख कारण भूकंप नहीं है, भूकंप के साथ ज्वालामुखी भी होता है, भूस्खलन भी होता है, भूकंप भी होता है, सभी का एक तरीके से परिणाम देखने को मिलता है सुनामी। केवल भूकंप ही प्रमुख कारण नहीं है। भूकंप भी कब आता है? जब ज्वालामुखी आती है। तो भाई ज्वालामुखी भी तो एक इंपॉर्टेंट होगी ना, तो इसीलिए आर को यहाँ पे आपको गलत करना पड़ेगा, ए को सही करना पड़ेगा, इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। 68 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन या कथनों का चयन करें। प्रवाल द्वीप का निर्माण मूंगा जीव के द्वारा होता है एवं प्रवाल द्वीप महासागरों के मध्य पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। मालदीप, मार्शल द्वीप, गिलबर्ट द्वीप प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं, यह भी सही है। तो इसीलिए 1 और 2 दोनों ही सही हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। घास का मैदान और क्षेत्र। जैसे वेल्ड की बात करें तो वेल्ड आपको दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलेगा। सवाना की बात करें तो सवाना आपको सूडान में देखने को मिलेगा। लानोज की बात करें तो लानोज आपको कोलंबिया में देखने को मिलेगा। सेराडो की बात करें तो सेराडो आपको ब्राजील में देखने को मिलेगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। 4 3 2 1। अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रसिद्ध उपनाम और देश या राज्य। जैसे यूरोप की तेल राजधानी एबरडीन को कहा जाता है। ब्लू ग्रास स्टेट किसे कहते हैं? केंटुकी को कहा जाता है। मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? बहरीन को कहते हैं। नहरों का शहर किसे कहते हैं? वेनिस को कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न,
महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के अनुसार पैंजिया का विभाजन अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में कब हुआ था? कार्बोनीफेरस काल में। और ये वेगनर महोदय ने इसका सिद्धांत दिया था 1912 में। अल्फ्रेड वेगनर साहब ने इसका सिद्धांत दिया था, जिसके बारे में मैंने मेंस की आंसर राइटिंग वाले क्लास में भी बताया है, लक्ष्य भेद नोट्स के अंतर्गत। सिंगापुर द्वीप और मलय प्रायद्वीप को अलग करती है कौन सी जल संधि अलग करेगी? तो उसे हम कहेंगे जोहोर जल संधि। कौन सी अलग करेगी? जोहोर जल संधि। अब यहाँ पे हम बात करें घाटियां और अवस्थिति की बात करें, जैसे बादा घाटी की बात करेंगे तो ये आपको इंडोनेशिया में मिलेगी। किंग घाटी की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। रैबिट घाटी की बात करेंगे यूएसए मिलेगी। और पो घाटी की बात करेंगे तो ये इटली मिलेगी। हालांकि पो एक नदी भी है जिसको इटली की गंगा भी कहा जाता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रति चक्रवात की विशेषताएं। प्रति चक्रवात में दोस्तों केंद्र में दाब प्रवणता अधिक नहीं होती बल्कि कम होती है। अगर अधिक होती तो चक्रवात उत्पन्न होता। केंद्र में वायुदाब न्यूनतम रहता नहीं, केंद्र में तो इसका हाई प्रेशर बनता है। मौसम साफ रहता, वाताग्र नहीं बनते, ये दोनों सही है। 3 और 4 सही है। 1 और 2 गलत पूछ रहा था तो 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 75। यहां पर देश है और उनकी राजधानी। ऐसे ऐसे देश दिए जो आपने बहुत कम सुने होंगे। जैसे यहां पर देखें अगर हम तो ग्रेनाडा की बात करें, ग्रेनाडा की जो राजधानी हो जाएगी सेंट जॉर्ज हो जाएगी। बहामास की राजधानी नसाउ हो जाएगी। कोस्टारिका की राजधानी सेंट जॉन हो जाएगी, सेंट जोस। होंडुरास की राजधानी आपकी तेगुसिगल्पा ये हो जाएगी। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से इजराइल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए इसकी राजधानी यरूशलेम है, उत्तरी भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है और जॉर्डन नदी रिफ्ट घाटी में स्थित है। ये भी सही है, परंतु यहाँ पे जो रूम सागर है ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है बल्कि ये पूर्वी तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। इसीलिए पहला ही गलत होगा, सी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है थालवेग का नियम। थालवेग का नियम होता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में अलग किया जाता है। जैसे सर्क्रीक आप देखोगे जो कच्छ के रन में स्थित है, भारत और पाकिस्तान के बीच में नदियों का या समुद्र का बंटवारा करता है कि यहाँ से आपका समुद्र शुरू है, हमारा इधर से समुद्र शुरू है। तो ये थालवेग नाम के वैज्ञानिक थे या यूं कहें कि एक व्यक्ति जिन्होंने ये नियम बना दिया। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देश है और तेल क्षेत्र है, तो जैसे ईरान का जो तेल क्षेत्र है उसे मस्जिद ए सुलेमान कहते हैं, इराक का किरकुक, कुवैत का बरगान, सऊदी अरब का दम्मम। तो ये अलग अलग तेल क्षेत्र होते हैं और ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे लाप्लाटा। लाप्लाटा के मैदान की बात करें तो यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है। इस मैदान का निर्माण ओरिनिको और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। तो नहीं मेरे भाई, जो लाप्लाटा का मैदान है ना ये मुख्य रूप से आपको पंपास नामक जो शीतोष्ण घास होते हैं वहां पाए जाते हैं। जैसे ब्राजील के पठार के नीचे ये पाए जाते हैं, जिसमें पराना नदी, पराग्वे नदी और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से लाप्लाटा के मैदान तैयार किए गए हैं। तो पहला गलत है, पंपास नामक शीतोष्ण घास के मैदान भी यहाँ पाए थे, ये सही है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? ब्राजील का जो पठार होता है उसके दक्षिण में स्थित है, जहाँ पे पराना और पराग्वे और उसकी सहायक नदियां मिलती हैं। तो पहला ही गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पत्तन बंदरगाह और यहाँ पे देश पूछ रहा है। जैसे मतादी की बात करेंगे तो ये कांगो गणराज्य जायरे में है। पोर्ट हरकोट की बात करें तो नाइजीरिया में है। मीना अल अहमदी की बात करें कुवैत में है। सिकंदरिया की बात करेंगे तो ये मिस्र में है, अर्थात सी ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक नगर मकर रेखा पर स्थित है? तो भाई देखो मकर रेखा पे अगर आप देखोगे तो ब्राजील का साओ पोलो स्थित है, जहां पे सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी लगती है, जिसे हम कॉफी पोर्ट भी कहते हैं। मैंने पढ़ाया था आपको पोर्ट लुइस और साओ पोलो की मार्केट मैपिंग में, तो वहां पे आप देखोगे इसे। ठीक है, तो ये हो गया सी ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पे कोयला उत्पादक का क्षेत्र और देश का मिलान करना है। जैसे डोनबास को देख लीजिए, यूक्रेन में है। रेड बेसिन को देख लीजिए, चीन में है। रूर की घाटी को देख लीजिए, जर्मनी में है। और अपलेशियन पर्वत को देख लीजिए तो यूएसए में है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 83 नंबर को अगर हम देखते हैं तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी किसे कहते हैं? याद करो जरा, नॉर्थ अमेरिका मैंने बताया था माउंट मैकिनले, माउंट देनाली, अलास्का, याद आया कुछ? ठीक है, तो मैंने बता रखा है ये सारी चीजें। तो यहां पर देखोगे अलास्का श्रेणी में आपको सर्वोच्च चोटी देखने को मिलती नॉर्थ अमेरिका की, और जिसका नाम क्या था दोस्तों? माउंट मैकिनले। मैंने पढ़ाया था माउंट मैकिनले, ठीक है, जिसकी हाइट लगभग 6194 मीटर थी। कितनी? 6194 मीटर। और रॉकी श्रेणी की भी एक सबसे ऊंची चोटी बताई थी मैंने, जो बताई थी माउंट एल्बर्ट के नाम से। और अपलेशियन श्रेणी की भी एक मैंने बताई थी, याद होगा, माउंट मिचेल के नाम से बताई थी, माउंट मिचेल के नाम से। ठीक है,
अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा कथन एक असत्य है। यूरोप की सबसे बड़ी झील लेडो जेस्क्वाय है, यूरोप की सबसे बड़ी झील, बिल्कुल सही है। और यह खारे पानी की झील है, नहीं, यह एक मीठे पानी की झील है जो कि हिम झील कहलाती है, यानी कि ग्लेशियर टाइप के वहां पे जमे रहते। यह एक हिमानीकृत झील है, बिल्कुल, और यह रूस में अवस्थित है, यह भी सही है। अब रूस आपका आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है, तो जो यूरोप वाला रूस है वो ज्यादा डेवलप है और वहीं पर यह पाई जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जैसे पवनों के नाम और स्थान की बात पूछ रहा है। जैसे ब्रिक फिल्डर की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है, योमा की बात करें जापान में, खमसिन की बात करें मिस्र में, लेकिन हबूब दोस्तों ईरान में नहीं चलती है। हबूब आपके चलती है सूडान में, पश्चिमी सहारा, पूर्वी सहारा में चलती है, सूडान में, तो बी ऑप्शन गलत है। ड्रमलिन के निर्माण में कौन सा कारक उत्तरदायी होता है। तो ड्रमलिन के निर्माण में अगर आप देखोगे तो हिमानी से मतलब हिमानी के द्वारा जो है कि ये स्थलाकृति बनती है, जो कि उल्टी नौका के समान लगती है। कैसी? उल्टी नौका के समान। अगला है, किस देश की समुद्री तटरेखा नहीं है। भाई समुद्री तटरेखा नहीं होने का मतलब हो गया वो स्थल रुद्ध, यानी कि लैंडलॉक कंट्री हो गई। जैसे बोलीविया यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखोगे साउथ अमेरिका में दो ऐसे देश हैं, एक बोलीविया और दूसरा पराग्वे, ये दोनों लैंडलॉक्ड हैं। हालांकि बोलीविया और पेरू की सीमा रेखा पे टिटिकाका नाम की एक नौगम्य झील है जो कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंची झील मानी जाती है, तो ये वहीं पे है। अगला प्रश्न है, विश्व के अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हैं और विश्व में प्राप्त होने वाली टिन का अधिकांश प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है, यानी कि जो टिन होता है जितना भी विश्व में प्राप्त होता है वो प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होते हैं, तो दोनों बातें सही है। और इसीलिए किंता घाटी जो कि मलेशिया में पाई जाती टिन के खनन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषुवतरेखी अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षा वनों में रहने वाली जनजाति है। भैया कांगो बेसिन में पिग्मी जनजाति रहती है, बहुत आसान भाषा में था ये। अगला प्रश्न है, कौन सा मेघ गर्जन के प्रमुख कारण है। तो मैंने जब बादल पढ़ाए थे, वर्षा पढ़ाई थी, तो उसमें आपको क्या देखने को मिले, संघनन, उच्च ताप आर्द्रता और ऊर्ध्वाधर हवा, ये सभी रहेंगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक दशाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक स्रोत कौन से नहीं है। तो प्राकृतिक स्रोत आप देखो कि ज्वालामुखी उद्गार है, भूकंपी तरंगे, गुरुत्वाकर्षण, परंतु घनत्व तो नहीं है, क्योंकि घनत्व हो गया, टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया, यानी कि दबाव हो गया, ये सभी अप्राकृतिक घनत्व हैं, मतलब अप्राकृतिक स्रोत हैं। जबकि यहां क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक स्रोत। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संबंध में कौन सा एक कथन असत्य है। तो यह पूर्णतः विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल, एकमात्र यही महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में पूरी तरीके से विस्तारित है। इसके दक्षिण में कारपेंट्रिया की खाड़ी अवस्थित है, बस यहीं पे गलती हो गई, क्योंकि दक्षिण में नहीं है बल्कि इसके उत्तर में यानी नॉर्थ में अवस्थित है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आप देखोगे। इसके मध्यवर्ती भाग निम्न भूमि प्रदेश कहलाता है, लो लैंड कहलाता है, और आयर झील यहीं स्थित है, बिल्कुल आयर झील यहाँ पे बहुत फेमस मानी जाती है, तो यहीं स्थित है, तो बी वाला आपका गलत हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय जलधारा नहीं है। गर्म महासागरीय जलधारा नहीं है, देखो गल्फ स्ट्रीम भी है, फ्लोरिडा भी है, मोजाम्बिक भी है, लेकिन कनारी की जलधारा क्या हो जाएगी, एक ठंडी जलधारा होगी जो अटलांटिक महासागर में, और ये मैंने बताया भी था कि पश्चिमी अफ्रीका के तट के किनारे बहती है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान हेतु आदर्श माना जाता है, बिल्कुल सही। और इस परत में ईंधन की खपत कम होती है, ऐसा नहीं है, ईंधन की खपत से इसका कोई संबंध नहीं है। सीधी बात है कि जो समताप मंडल होता है वहां पे मौसम के परिवर्तन से संबंधित कोई भी गतिविधि नहीं होती है, ना ही वर्षा, आर्द्रता, ओला, बारिश, कुछ नहीं होता है। इसीलिए जो वायुयान होता है, जो एरोप्लेन होता है, वो ईजिली उड़ान भर सकता है, तो ए वाला सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बोलीविया और पेरू के मध्य, अभी मैंने बताया टिटिकाका झील स्थित है। अच्छा, उर्मिया झील कहाँ पे स्थित है, तो ये आपको ईरान में देखने को मिलेगी। अथबास्का झील, रेंडियर झील कनाडा में मैंने बताया था, वहां पर स्थित है, ठीक है। ग्रेट स्लेव होती है, अथबास्का होती है, विनीपेग होती है, रेंडियर होती है, ये सारी की सारी आपको कनाडा में मिलेगी, मैंने पढ़ाया है ये सभी चीजें। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होता है, भूमि होता है क्या, बिल्कुल। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम स्थान होता है। भाई लवणता का मतलब ही होता है नमक, NaCl, और यही नमक हम लोग खाते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, दोनों ही सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे केंद्र और उद्योग है। जैसे संघाई की बात करें जो कि चाइना के अंतर्गत आता है, वस्त्र और मशीनरी है। मिलान की बात करें तो रेशम वस्त्र उद्योग जो कि इटली के अंतर्गत आता है। नागोया की बात करें तो ऑटोमोबाइल जो कि जापान में आता है। हवाना की बात करेंगे जो कि यूएसए में सिगार उद्योग से संबंधित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी क्रिया से मानव को होने वाले लाभों में
निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो भाई देखो, जब ज्वालामुखी होता है तो प्राकृतिक सुरक्षा वाल्व मिलती है, बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति होती है, भूतापीय ऊर्जा भी मिलती है, परंतु विस्थापन होना कभी भी लाभ नहीं हो सकता। विस्थापन होने से हर व्यक्ति को समस्याएं होती हैं, हर व्यक्ति का जीवन शैली बदलती है, इसीलिए यहां पर ये मान के चलो कि ये बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा। तो 98 का डी हो गया। निम्नलिखित में से किसमें मानक समय रेखाओं की संख्या अधिकतम है? तो देखिए, फ्रांस में मानक समय 13 है, रूस में 11 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 है, ऑस्ट्रेलिया में 3 है। तो सी हो गया आपका सही। इंडिया में कितनी मानक रेखाएं जरा बताना। एक तो आपने पढ़ी है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या एक और कोई मानक रेखा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और कहां से जाती है ये जरा बता देना। ठीक है। जकारू की बात करें, जकारू क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर कार्य करने वाले लोगों को जकारू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोल्डन ट्रायंगल दक्षिण पूर्व एशिया का एक अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, इसे हम गोल्डन ट्रायंगल भी कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं, बरमूडा त्रिकोण दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक क्षेत्र है क्या? दक्षिण प्रशांत महासागर पूछ रहा है बरमूडा के लिए, तो क्या ये सही माना जाएगा? जल्दी बताइए। तो आप देखोगे दोस्तों, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में नहीं है, ये उत्तर प्रशांत महासागर में, बरमूडा ट्रायंगल। तो दूसरा गलत हो गया, केवल एक सही है। अब यहाँ पे राजधानी को मिला लो भैया। जो मध्य एशियाई देश हैं, जो रसिया से अलग हुए हैं, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको अशगाबत मिलेगी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद मिलेगी, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक मिलेगी, और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे मिलेगी। और एक देश और रह गया यहाँ पे, जिसका नाम क्या है बताइए? कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान विद राजधानी आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है। अगला प्रश्न है आपका 103 नंबर पे, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे देश जो स्थलावृत देश हैं, यानी कि लैंड लॉक कंट्री हैं? अभी मैंने आपको बोलीविया बताया था, दक्षिणी अमेरिका में बोलीविया तो है ही है। दक्षिणी सूडान भी है क्या? तो बिल्कुल सही बात है। और स्विट्जरलैंड भी घिरा हुआ है, यानी समुद्र से इन तीनों की बाउंड्री शेयर नहीं होती है, इसलिए डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्थानीय पवन और देश, जैसे योमा अभी मैंने बताया जापान में चलेगी, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में है, ब्लिजार्ड कनाडा में है, बल्कि ब्लैक रोलर की बात करें तो ये आपके अर्जेंटीना में नहीं चलती, बल्कि नॉर्थ अमेरिका में चलती, जो कि एक धूल भरी आंधी की तरह चलती है। अगला प्रश्न है, माइक्रोनेशिया के अंतर्गत नहीं आता। माइक्रोनेशिया के अंतर्गत 4 द्वीप आते हैं, मार्शल आएगा, टोंगा आएगा, गिलबर्ट आएगा, सॉरी टोंगा नहीं आएगा दोस्तों, गिलबर्ट, कैरोलिन और मेरियाना आएगा, लेकिन टोंगा इसमें नहीं आता, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। ओशिनिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश, आप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ऊपर देख सकते हो ओशिनिया के बारे में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया और नौरू ये दोनों ऑप्शन सही हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश और नौरू सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न यहाँ पे खनन केंद्र और अवस्थिति। हिंडाल्गो की बात करें, हिंडाल्गो या हिडाल्गो कह सकते हो, जो कि मैक्सिको में है। ब्रिटिश कोलंबिया की बात करें तो याद करो, कनाडा में मैंने पढ़ाया था ब्रिटिश कोलंबिया, आप ब्रिटिश देख के कहीं यूएसए मतलब ब्रिटेन मत चले जाना। माउंट ईसा की बात करेंगे तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है, और बोको की बात करेंगे तो गिनी में है, अर्थात बी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 108, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध होता है। भाई शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता और जेट स्ट्रीम में गहरा संबंध पाया जाता है, बिल्कुल। और जब धरातलीय शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के ऊपर क्षोभ मंडलीय जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो चक्रवात और अधिक प्रबल हो जाते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक एस्किमो जनजाति से संबंधित है? तो एस्किमो जनजाति जो कनाडा में 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त में मिलती है, याद आ रहा है कनाडा में मैंने पढ़ाया था। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो कयाक है, हालांकि इसका चारों आंसर सही हो जाएगा। कयाक क्या होता है? ये सील मछली की खाल से बनी हुई एक नाव होती है जिसको ये जनजातियां प्रयोग करती हैं। रेंडियर क्या होता है? ये एक हिरन की प्रजाति होती है। हार्पून क्या होता है? शिकार करने हेतु एक हथियार होते हैं। और इग्लू क्या होता है? बर्फ से बने हुए घर होते हैं जहां पर ये रहते हैं, बर्फ से बने हुए घर होते हैं जहां ये रहते हैं। तो चारों स्टेटमेंट आपके सही है, एस्किमो जनजाति से संबंधित हैं। मूरलैंड कहाँ स्थित है या किस एक की मध्यवर्ती उच्च भूमि है? तो मूरलैंड आपके ग्रेट ब्रिटेन में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के प्रांत है और उनके राजधानी शहर, जैसे न्यू साउथ वेल्स की बात करेंगे तो इसकी राजधानी आपको सिडनी देखने को मिलेगी। क्वींसलैंड की बात करेंगे तो इसकी राजधानी ब्रिस्बेन देखने को मिलेगी। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ हो जाएगी, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस एक देश की सीमा यूक्रेन से नहीं लगती है? तो देखिए यूक्रेन से जो सीमा लगती है पहले तो वो आपको पता रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे
मालदोवा की लगती है, रोमानिया की लगेगी, हंगरी की लगेगी, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया। लेकिन ऑस्ट्रिया की यहाँ पे कोई सीमा साझा नहीं होती है यूक्रेन के साथ। यूक्रेन के साथ ध्यान देना। अच्छा, रसिया भी लगेगी, ठीक है, रसिया को मत भूल जाना, क्योंकि यही तो रसिया यूक्रेन को एकदम परेशान कर रखा था। परंतु यहाँ पे ऑस्ट्रिया की सीमा नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर खैबर दर्रे के निकटतम है? तो ये हो जाएगा आपका खैबर दर्रे के निकट तक्षशिला। हालांकि खैबर दर्रा वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पास स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है? बेंगुला की जो जलधारा वो प्रशांत नहीं अटलांटिक महासागर में आती है। अग्लुहाज की जलधारा हिंद महासागर में। कैलिफोर्निया की जलधारा अटलांटिक नहीं प्रशांत महासागर में आती है। तो सही की बात करेंगे तो केवल दूसरा सही है, पहला और तीसरा गलत है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में सत्य कथन बताइए। यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है, बिल्कुल सही। और यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित नहीं है। मोजाम्बिक की जगह आपको क्या करना पड़ेगा? जिम्बाब्वे करना पड़ेगा। जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे केवल पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। मिनास गिराइस की बात करेंगे तो ये अवस्थित खनिज भंडार किस क्षेत्र में आता है या किस देश में आता है? तो ये ब्राजील में आता है और मुख्य रूप से लोहा और अभ्रक के भंडार यहाँ पे मिलते हैं। अब यहाँ पे जनजातियां और उनके क्षेत्र, जैसे बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल, बंटू जनजाति उप सहारा में मिलते हैं, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में, मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में मिलती है। यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है जो बाल्टिक सागर से बाउंड्री शेयर नहीं करता है, जिसका नाम हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे कभी भी बाल्टिक सागर से बाउंड्री शेयर नहीं करता। जबकि स्वीडन होगा, डेनमार्क हो जाएगा, एस्टोनिया हो जाएगा, पोलैंड हो जाएगा, रूस हो जाएगा, लिथुआनिया, फिनलैंड, लाटविया, जर्मनी, ये सारे के सारे देश आपको बाल्टिक सागर में देखने को मिलेंगे, परंतु आपको नॉर्वे देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से पश्चिमी अफ्रीकी देशों का पश्चिम से पूरब में सही क्रम लगाओ। भाई अफ्रीकी देश मैंने पढ़ाई है मैपिंग, उसमें आप अगर देखोगे तो पश्चिम से पूरब में चलोगे तो सबसे पहले मिल जाएगा आपको आइवरी कोस्ट, फिर उसके बाद घाना, फिर उसका टोगो और फिर उसके बाद बेनिन। तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो मालदीव भी है, युगांडा भी है, ब्राजील भी है, परंतु बोत्सवाना नहीं है, क्योंकि बोत्सवाना आपको नीचे मिलेगा अफ्रीका के पास, जो कि आपके मकर रेखा पर स्थित है बोत्सवाना। ठीक है, तो इसे हटा देंगे हम। यहाँ पे नगर और नदी पूछ रहे हैं, जैसे वर्षा जो कि पोलैंड में आता है, विस्चुला नदी पर है। कराकस ये किस पे आएगा? तो कराकस आ जाएगा आपका ग्वेरे नदी पर। कीव, कीव किस में आता है? यूक्रेन की राजधानी है ना, तो नीपर में आएगा। मैड्रिड, मैड्रिड मांजरेस में। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक राजधानी से होकर डेन्यूब नदी नहीं गुजरती? देखिए डेन्यूब जो है कि 5 देशों की 5 राजधानियों से गुजरती है, जिसमें बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी है, और उसके बाद बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी और ब्राटिस्लावा स्लोवाकिया की राजधानी। तो इन 5 राजधानियों से डेन्यूब नदी गुजरती है, जबकि पेरिस से नहीं गुजरती। और पेरिस से कौन सी नदी गुजरती है, जरा ये कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? लानोज की बात करेंगे तो ओरिनिको का मैदान होता है, सेल्वाज अमेजन के मैदान कहते हैं, पंपाज लाप्लाटा का मैदान करते हैं, यानी सभी के सभी सही है। अब यहाँ पे 2 प्रश्न और रह गए आपके, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है? सवाना तुल्य जलवायु को हम लोग सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। अब सवाना या सूडान किसे कहते हैं? जो महाद्वीपों के बीच में स्थित होती है और 10 से 30 डिग्री के बीच में होती है। जब आपने विश्व के जलवायु प्रदेश पढ़े होते तो आपको पता चलता। अब यहाँ पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कौन सी जलवायु पाई जाएगी, तो उसे हम क्वींसलैंड कह सकते हैं। और अगला वो लास्ट प्रश्न है, आर्द्र जलवायु में पसीना तेजी से वाष्पित होता है? नहीं भाई, आर्द्र जलवायु है तो आर्द्र जलवायु में तो धूप बहुत कम होती है। जब धूप कम है तो वाष्पीकरण भी कम होगा, तो इस वजह से यहाँ पे पसीना तेजी से वाष्पित नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी पे पड़ा रहता है और चिपचिपाहट महसूस करता है, जिसको हम चिपचिपी वाली गर्मी कहते हैं। तो यहाँ पे पहला तो गलत हो गया। और दूसरी अगर हम बात करें कि मानव गर्म और आर्द्र जलवायु में सहज महसूस करता है, सही मायने में कोई भी मानव गर्म और आर्द्र जलवायु में महसूस सहज करता ही नहीं है, दोनों के मिश्रित रूप में सहज महसूस करेगा। इसीलिए ए और आर दोनों ही गलत हो गए हैं। अब यहाँ पे करंट अफेयर शुरू हो रही है, मई 2023, मई 2023, मई 2023, मई 2023, मई 2023। तो हमें ये करंट अफेयर्स नहीं पढ़नी है। हालांकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा क्लास अपलोड होने के बाद ही, और वहां से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा हो तो आप देख सकते हो करंट अफेयर्स को। तो उम्मीद करता हूं यहां तक का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत एंटरटेनिंग लगा होगा, बहुत अच्छे से आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी रिवीजन हुई होगी।
और इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी तपस्या नोट्स के वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को। तो जरूर उसे देख लो। मैराथन मैंने डाल रखी है, मैराथन से रिवाइज कर लो, लेकिन चीज़ों को सीख लो, नहीं तो बार बार आप इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, ये 3 सेक्शन बार बार आप गलत करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।